हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर ढंग से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 14। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह, यानी जो हमारा इकोसिस्टम या परितंत्र होता है उसमें एनर्जी का फ्लो जो है वो किस प्रकार से होता है, और साथ ही साथ एनर्जी का जो ह्रास होता है वो कैसे होता है वो भी हम आपको बताएंगे। देखिए इसके पहले हम आपको बता दें कि आपने यदि प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो वहां पे हमने चैप्टर 14 के आपको इसके पहले भी 2 वीडियो प्रोवाइड करा चुके हैं। एक वीडियो हमने परिस्थितिक तंत्र की बेसिक जानकारी या परिस्थितिक तंत्र के जो भी घटक हैं, चाहे वो बायोटिक कंपोनेंट हो चाहे वो अबायोटिक कंपोनेंट हो, हमने उसको डिटेल से आपको करा दिया है। और इसके बाद हमने आपको पोषण स्तर यानी ट्रैफिक लेवल भी हमने आपको करा दिया है। तो यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो आइए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो पारिस्थितिक तंत्र है हमारा, या इसको हम परितंत्र भी कहते हैं, तो पारिस्थितिक तंत्र या परितंत्र या इकोसिस्टम हमारा, तो इसमें एनर्जी का फ्लो यानी ऊर्जा का जो प्रवाह है वो किस प्रकार से होता है वो हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। और देखिए आपको पहले बता दें कि यह क्वेश्चन जो है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह क्वेश्चन बार बार पेपर में रिपीट होता है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कीजिए। देखिए किसी भी परितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र में होता क्या है कि यदि हम एनर्जी फ्लो या ऊर्जा के प्रवाह की डेफिनेशन समझें तो देखिए सबसे पहले तो एनर्जी फ्लो की हम परिभाषा देखते हैं। तो देखिए किसी भी परितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र में क्या होता है कि जो ऊर्जा होती है या एनर्जी होती है वो एक स्रोत से ग्रहण की गई ऊर्जा को क्या किया जाता है कि उत्पादकों से विभिन्न उपभोक्ताओं और अपघटकों की ओर भोजन के रूप में स्थानांतरित होने की जो क्रिया होती है इसी को हम ऊर्जा का प्रवाह कहते हैं। देखिए नॉर्मली तौर पे आप समझिए कि कोई भी परितंत्र या इकोसिस्टम है तो इकोसिस्टम में ऊर्जा स्रोत से जो ग्रहण की गई ऊर्जा होती है, जैसे मान लीजिए सोलर एनर्जी से जो ऊर्जा स्रोत से सोलर एनर्जी, देखिए सबसे पहला एनर्जी का स्रोत तो क्या होता है, सूर्य ही होता है या सौर ऊर्जा जो होती है। तो जो किसी भी पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम में क्या होता है कि ऊर्जा स्रोत से जो ग्रहण की गई ऊर्जा होती है तो उसको उत्पादकों से लेकर के विभिन्न उपभोक्ताओं और अपघटकों की ओर एक भोजन के रूप में स्थानांतरित होने की जो क्रिया होती है उसी को ऊर्जा प्रवाह कहते हैं। अब चूंकि जो ऊर्जा जाएगी या एनर्जी जाएगी ये तो भोजन के माध्यम से ही जाएगी, तो इसीलिए भोजन के रूप में स्थानांतरित होने की जो प्रक्रिया होती है इसी को हम ऊर्जा का प्रवाह कहते हैं। तो यहां पे नॉर्मली तौर से आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी परितंत्र या इकोसिस्टम में क्या होता है कि ऊर्जा स्रोत से ग्रहण की गई जो ऊर्जा होती है उसको उत्पादकों से लेकर के उपभोक्ताओं से होते हुए अपघटकों की ओर भोजन के रूप में स्थानांतरित होने की जो क्रिया होती है इसी को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा का प्रवाह कहते हैं, यानी एनर्जी का फ्लो कहते हैं। अब देखिए यदि हम किसी भी परितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम में ऊर्जा ह्रास को समझें तो देखिए ऊर्जा ह्रास भी बहुत इजी लेवल का है यहाँ पे। तो ऊर्जा ह्रास में क्या होता है कि मान लीजिए जैसे सूर्य है, जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि सोलर एनर्जी जो है सबसे पहले ऊर्जा का स्रोत है, तो सूर्य द्वारा जो उत्सर्जित ऊर्जा होती है उस ऊर्जा के 1 या 2% जो भाग है उसको हरे पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा संग्रहित करते हैं तथा भोज्य पदार्थों में रासायनिक बंध के रूप में इकट्ठा कर लेते हैं। देखिए कोई भी जो ग्रीन प्लांट होते हैं जिनमें कि क्लोरोफिल या पर्णहरिम उपस्थित होता है या प्रेजेंट होता है, वो क्या करते हैं जैसे उनको सोलर एनर्जी प्राप्त होती है, सनलाइट प्राप्त होती है, वो पर्णहरिम और किसकी सहायता से, सनलाइट की उपस्थिति में क्या करते हैं कि जल और CO2 से क्रिया करके ये कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बना लेते हैं, जैसे मान लीजिए ग्लूकोज बनाते हैं या कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर लेते हैं। तो इस प्रकार से जो सूर्य द्वारा एनर्जी है वो किस में आ गई, हरे पौधों में आ गई। जब ये भोजन बना लिए तो इनके रूप में संग्रहित हो गई, ये पेड़ पौधों में संग्रहित हो गई। अब इस प्रकार क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा जो संग्रहित करते हैं पेड़ पौधे भोज्य पदार्थ, तथा भोज्य पदार्थ में क्या होता है रासायनिक बंध के रूप में इकट्ठा कर लेते हैं, यानी इनको कोई भी इकट्ठे फॉर्म में, या हम कह सकते हैं कि एक चैन के रूप में पूरी की पूरी जो श्रृंखला है, जैसे मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट या भोज्य पदार्थों के रूप में इनको संग्रहित कर लेते हैं। अब देखिए एक वैज्ञानिक है डॉक्टर कैलाश चंद्र इनका नाम है। तो डॉक्टर कैलाश चंद्र जी के अनुसार इन्होंने क्या कहा कि जो पौधों द्वारा भोज्य पदार्थों के रूप में संचित ऊर्जा होती है तो उस संचित ऊर्जा का लगभग 90% भाग जो है वे स्वयं की जैविक क्रियाओं द्वारा अपने शरीर के बाहर ऊष्मा के रूप में निकाल देते हैं, तथा शेष 10% भाग ही संचित भोज्य पदार्थ के रूप में प्राथमिक उपभोक्ता द्वारा ग्रहण की जाती है। अब देखिए
इन्होंने क्या कहा कि जो पौधे भोज्य पदार्थों को इकट्ठा किए हैं, यानी जो संचित ऊर्जा हुई है, उसमें से ये 90% जो भाग है ये स्वयं की जैविक क्रियाओं द्वारा जो है शरीर के बाहर ऊष्मा के रूप में निकाल देते हैं। अब जब ये 100% में से 90% जब भाग जैविक क्रियाओं में शरीर के बाहर निकाल दिए ऊष्मा के रूप में, तब बची कितने प्रतिशत? 10%। और अब जो 10% एनर्जी बची है वो किस में जाएगी? वो प्राथमिक उपभोक्ता में जाएगी। अब इस प्रकार देखिए क्या होता है, ठीक इसी प्रकार अब जो 10% एनर्जी है वो किस में पहुंच गई? प्राथमिक उपभोक्ता या प्राइमरी कंज्यूमर्स के पास। अब इसी प्रकार क्या होगा कि जो प्राथमिक उपभोक्ता है, तो प्राथमिक उपभोक्ता को भी जितनी एनर्जी प्राप्त हुई है वो उसका 90% भाग जो है खर्च कर देते हैं अपनी जैविक क्रियाओं में ऊष्मा के रूप में, और जो उसमें से 10% भाग बचा वो अगले परितंत्र श्रेणी को स्थानांतरित कर देते हैं, यानी वो किसको? द्वितीयक उपभोक्ता को स्थानांतरित कर देते हैं। अब जब द्वितीयक उपभोक्ता उस भोजन को खाएंगे तो चूंकि 90% एनर्जी तो ये बाहर ऊष्मा के रूप में निकाल देते हैं अपनी स्वयं की जैविक क्रियाओं में, तो अब बचा कितना? तो अब इनके टोटल 100% में से जितना 10% बचा वो अब अगले को जाएगा। यानी देखिए, जैसे चूंकि सबसे पहले क्या थे हमारे पास? उत्पादक थे, तो उत्पादक के पास चूंकि 100% एनर्जी है, तो उत्पादक की जो 100% पूरी की पूरी एनर्जी है, तो उसमें से जो 90% है वो तो उत्पादक ने क्या कर दिया कि अपनी जैविक क्रियाओं में खर्च कर दिया। अब बची केवल कितने % एनर्जी? अब बची केवल 10% एनर्जी। तो अब चूंकि जब 10% एनर्जी बची तो बाकी 10% एनर्जी किस में चली जाएगी? वो चली जाएगी प्राथमिक उपभोक्ता के पास। अब देखिए कोई भी उत्पादक है, जैसे मान लीजिए प्रोड्यूसर के पास कितनी थी? 100% थी। कोई भी प्रोड्यूसर के पास जो है 100% पूरी की पूरी एनर्जी थी। अब जब इसको प्राथमिक उपभोक्ता यानी प्राइमरी कंज्यूमर्स जब इसको खाएंगे तो प्राइमरी कंज्यूमर्स के पास कितनी पहुंचेगी? देखिए 90% जो भाग है, 90% भाग ये तो अपनी स्वयं की जैविक क्रियाओं में नष्ट कर देंगे। कौन? ये उपभोक्ता या प्रोड्यूसर। अब बचा केवल कितने? तो अब बचा केवल 10%। तो 10% जो एनर्जी है, तो 10% किसके पास आई? प्राथमिक उपभोक्ता के पास। अब जब प्राथमिक उपभोक्ता को कौन खाएंगे? द्वितीयक उपभोक्ता यानी सेकेंडरी कंज्यूमर्स खाते हैं। तो देखिए जब 10% एनर्जी किसको मिली? प्राइमरी कंज्यूमर्स को यानी प्राथमिक उपभोक्ता को। तो उस 10% की एनर्जी में से उसका यदि हम 100% निकालें तो उस 10% में से ये भी अपना 90% क्या कर देते हैं? ये भी अपना 90% जो है बाहर की जैविक क्रियाओं में खर्च कर देंगे। अब इनका जो 10% भाग बचा तो सेम जो है तो ये कहां आएगी? सेकेंडरी कंज्यूमर्स में, और सेम यह प्रक्रिया चलती रहेगी। और इसी प्रकार टर्सरी कंज्यूमर आएंगे। तो टर्सरी कंज्यूमर तक पहुंचते पहुंचते क्या हो जाता है कि कोई भी जो एनर्जी का फ्लो होता है, यह एनर्जी लेवल है, वो धीरे धीरे क्या होने लगता है? डाउन होने लगता है। तो पूरी की पूरी प्रक्रिया में क्या होता है कि चूंकि उत्पादक के पास 100% एनर्जी थी, उसके बाद ये किस में आई? उपभोक्ता में आई, तो धीरे धीरे इसका एनर्जी लेवल क्या होता गया? कम होता चला गया। और यही प्रक्रिया चलती जाती है कि जिसको जितना 10% प्राप्त हुआ वो उसमें से 90% अपनी एनर्जी जो है क्या कर लेगा? बाहर निकाल देता है जैविक क्रियाओं में। अब बचती कितनी है उसके पास? अब उसके पास बचती है केवल 10% उसकी। तो अब उस 10% से वो भी 90% खर्च कर देता है। तो इस प्रकार से धीरे धीरे जैसे ही हम एक पारिस्थितिक तंत्र में नीचे की ओर जाते जाते हैं या आगे की ओर जाते जाते हैं तो एनर्जी लेवल धीरे धीरे क्या होने लगता है? डाउन होने लगता है, या एनर्जी लेवल में कमी आने लगती है। अतः हम कह सकते हैं कि परितंत्र में यही प्रक्रिया जो है क्रमशः चलती रहती है। और अंत में क्या होता है कि अब घटक जो होते हैं ये मृत जीवों के शरीर में जो बची हुई शेष ऊर्जा होती है। अब चूंकि अब घटक जो है तो जीवित जीवों को तो खा नहीं सकते हैं, क्योंकि जो उच्च उपभोक्ता होते हैं इनको कोई नहीं खा सकता, इसीलिए तो ये उच्च उपभोक्ता है। तो टर्सरी कंज्यूमर्स या तृतीयक उपभोक्ता जो होते हैं, जिनको कि हम उच्च उपभोक्ता कहते हैं, तो इनके अंदर की जो एनर्जी है, तो जब ये खत्म हो जाएंगे तो इनको अब घटक क्या करते हैं कि मृत जीवों के शरीर में अब जो बची शेष ऊर्जा होती है उसके कुछ भाग को क्या करते हैं कि बाहरी वातावरण में क्या कर देते हैं? मुक्त कर देते हैं। और इस प्रकार से एक किसी भी परितंत्र या परिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम में एक दिशीय ऊर्जा का प्रवाह होता रहता है। तो जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि जो एनर्जी का फ्लो होता है वो एक ही दिशा में होता है। और ये क्वेश्चन आपसे पेपर में भी पूछता है कि ऊर्जा का जो ऊर्जा हानि होती है या ऊर्जा का जो यहां पे हम कह सकते हैं परितंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो किस प्रकार होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि परितंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो हमेशा एक दिशीय होता है। ये क्वेश्चन बार बार आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो इस प्रकार कोई भी परितंत्र या इकोसिस्टम में क्या होता है कि एक दिशीय ऊर्जा का प्रवाह होता है। क्यों?
क्योंकि देखिए सबसे पहले प्रोड्यूसर में थी, प्रोड्यूसर के बाद गई प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर्स, इसके बाद फिर कहां गई, डिकम्पोजर में गई। तो इस प्रकार से जो एनर्जी का फ्लो होता है वो धीरे धीरे कम होता जाता है, और चूंकि एक ही दिशा में होता जाता है इसलिए एनर्जी का जो फ्लो होता है या एनर्जी का प्रवाह या बहाव होता है वो केवल एक ही दिशा में होता है, तथा प्रत्येक स्तर में क्या होता है कि इसमें कमी आती जाती है। तो जैसा कि हमने आपको पहले बता चुका है कि एक लेवल से जब दूसरे लेवल में एनर्जी जाती है तो उसकी मात्रा में कमी आती जाती है, और इस प्रकार से परितंत्र में जो आहार श्रृंखला होती है जितनी छोटी होगी ऊर्जा का ह्रास उतना ही कम होगा। देखिए चूंकि अब यहां पे यदि हम बात करें किसी भी परितंत्र में जो आहार श्रृंखला यानी खाद्य श्रृंखला है यह जितनी छोटी होगी, मान लीजिए ट्रैफिक लेवल 3rd तक है, T1 T2 T3, तो उसमें क्या होगा कि ऊर्जा का ह्रास कम होगा। लेकिन मान लीजिए यदि ट्रैफिक लेवल या पोषण स्तर मान लीजिए बड़ा है, T5 T6 तक पहुंच गया, तो इस प्रकार से क्या होगा कि उनमें एनर्जी का और ज्यादा लॉस होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह या ऊर्जा की हानि कैसे होती है वो आपको पता होना चाहिए, और ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यह क्वेश्चन पेपर में अक्सर आपसे पूछा जाता है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।